Hello everybody, today we shall discuss about a very beautiful poem of class 8th, The Last Bargain, composed by the famous poet of India, Rabindranath Tagore. रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही खूबसूरत पोएम द लास्ट बार्गेन। बार्गेन, डियर स्टूडेंट्स, बार्गेन टू पर्सन्स के बीच में एक एग्रीमेंट है जो किसी वर्क, किसी चीज़ को करने के लिए उनके बीच होता है। यहाँ पोइट एज ए पर्सन, लीड पर्सन, यहाँ हमें बता रहे हैं कि कैसे उनके मन में एक बार्गेन को लेकर कंफ्यूजन रहता है और लास्ट में वो कैसे कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही खूबसूरत पोएम द लास्ट बार्गेन, ये कहानी है एक व्यक्ति की who needs a work and wishes to be hired so that he can be busy doing a job। एक व्यक्ति जिसकी इच्छा है कि उसे हायर कर लिया जाए और वह जॉब लेने के बाद अपने आप को बिजी कर ले ताकि उसकी लाइफ इजीली आगे बढ़ सके। इस दौरान उसकी मुलाकात अलग अलग लोगों से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही मीट्स विथ अ किंग, वह एक राजा से मिलता है। राजा उसके सामने अपनी ताकत के बलबूते पर प्रस्ताव रखता है कि मैं तुम्हें हायर करता हूं, लेकिन वह पर्सन उसे मना कर देता है। उसके बाद वह पर्सन मिलता है एक बहुत ही धनी व्यक्ति को जो अपने धन के बलबूते पर उसे हायर करना चाहता है और वह उसके धन को भी अस्वीकार कर देता है। इसी तरह वह व्यक्ति अपने जीवन में कंफ्यूजन की स्थिति में कि क्या मुझे एक राइट पर्सन मिलेगा जो मुझे जॉब दे सके। कवि ने अपने आप को यहां एक ऐसे ही कंफ्यूज पर्सन के रूप में व्यक्त किया है। इन हिज फर्स्ट स्टैंजा द पोएट सेज दैट कम एंड हायर मी, आई क्राइड व्हाइल इन द मॉर्निंग। कवि अपने आप को उस पर्सन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो इच्छा रखता है कि उसे जॉब मिल जाए, काम मिल जाए, और वह आगे बढ़ते हैं ये कहते हुए, चिल्लाते हुए कि आइए और कोई मुझे हायर कर लीजिए। उस सुबह वो आगे कहते हैं आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टॉम्प्ड रोड, कि मैं उस पथरीली जमीन पर आगे बढ़ता हूं और तभी उनकी मुलाकात होती है। किससे? स्वॉर्ड इन हैंड द किंग कैम इन हिज चैरियट, हाथ में तलवार लिए एक राजा अपने रथ में सवार वहां आता है। He held my hand and said, वह कवि का हाथ पकड़ता है और बोलता है I will hire you with my power, मैं तुम्हें अपनी शक्ति के साथ हायर करता हूं। राजा जिसे अपनी ताकत पर गुमान था, वह अपने ताकत से उसे हायर करना चाहता है। इन शॉर्ट, वह उसे अपना स्लेव, अपना गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन उसके इस प्रस्ताव पर कवि मौन रहता है और सोचता है कि क्या मुझे इसकी ताकत की गुलामी स्वीकार करनी चाहिए, और अंत में वह मना कर देता है। वह जानता है इस पावर काउंट फॉर नॉट, उसके लिए उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। राजा खुद अपने आप को बचाने के लिए जीवन भर दूसरे राजाओं के साथ संघर्ष करता रहता है। इसकी ताकत आज है, कल नहीं है, कल होगी, परसों नहीं होगी, तो मैं क्यों इसका स्लेव बनूं, असुरक्षा से भरा जीवन क्यों जीऊं। तो वह उसे मना कर देता है कि मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और इस प्रकार राजा वहां से चला जाता है और कवि भी अपने रास्ते में आगे बढ़ जाता है एक सही व्यक्ति की तलाश में। In his second stanza, the poet says that in the heat of the mind midday, the house has stood with shut doors। उस गर्मी के समय दिमाग में भी गर्मी चढ़ी हुई उस कवि की कि कोई मुझे नहीं मिल रहा है जो मुझे उपयुक्त जॉब दे सके। और इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउस हैज स्टूड विथ शट डोर्स, जब भी जिस घर के सामने जाता है दोपहर के समय सभी दरवाजे बंद। I wandered along the crooked lane,
कवि आगे बताते हैं कि वो उन मुड़ी हुई तंग गलियों में आगे बढ़ते चले जाते हैं और उनकी मुलाकात फिर किससे होती है? An old man came out with his bag of gold. एक वृद्ध व्यक्ति से जो एक सोने से भरा एक थैला लेकर उसके सामने आता है, अपना प्रस्ताव लिए और कहता है, will hire you with my money. मैं तुम्हें अपने धन से हायर करूंगा। Where is coins one by one. एक एक करके अपना कॉइन उसके सामने वह रखता है, तोलने रखता है। वो चाहता है उसे हायर कर ले। धन से हायर होना कवि नहीं चाहता कि मुझे गुलाम नहीं बनना है किसी का, मैं धन का गुलाम नहीं बनना चाहता। अपना जीवन एक अच्छे से कंफर्टेबल जोन में जीना चाहता हूं, न कि किसी का गुलाम बनना चाहता हूं। इसलिए वह उसका प्रस्ताव भी अस्वीकार कर देता है। वो धन के आगे अपने आप को नहीं बेचता है एंड टर्न्ड अवे, और वहां से आगे बढ़ जाता है। कवि इस प्रकार राजा का प्रस्ताव ठुकराए, एक धनी व्यक्ति का प्रस्ताव ठुकराए आगे बढ़ता है। और थर्ड स्टेंजा में कवि हमें बताते हैं, इट वॉज इवनिंग, की शाम का समय था। द गार्डन हैज वॉज ऑल अ फ्लावर, गार्डन में हैज पे फूल लग चुके थे। द फेयर मैड केम आउट एंड सेड, तभी सामने से एक खूबसूरत सी लड़की सामने आती है और उसने कहा, आई विल हायर यू विद अ स्माइल। उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें हायर करूंगी। ये कहते हुए मुस्कुराई, मुस्कुराहट के साथ उस खूबसूरत लड़की ने प्रस्ताव रखा। जब वह ये प्रस्ताव रख रही थी तो उसके मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य कवि भांप रहा था। हर स्माइल poured and melted into tears. उसकी मुस्कुराहट हल्की पड़ रही थी, आंसू उसकी आंखों से बहकर उसके दर्द को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कवि पहचान गया कि इस हल्की मुस्कुराहट के पीछे, ना हल्के आंसुओं के पीछे इसका दुख छिपा है। इसके साथ मैं अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, और वह उसका प्रस्ताव भी अस्वीकार कर देता है। शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वह वहां से अंधेरे में चली जाती है। जब कवि ने राजा की शक्ति को स्वीकार नहीं किया, एक धनी के धन को स्वीकार नहीं किया, तो उस युवती के दुख में शरीक होना नहीं चाहता था। वह आगे बढ़ा इस उम्मीद में कि सही बार्गेन उसे मिलेगा। In the fourth stanza, the poet says that the sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. कवि जब आगे बढ़ते हैं तो समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जहाँ सूर्य की रोशनी जमीन पर खिलखिला रही है, उसमें चमक उत्पन्न कर रही है। समुद्र की लहरें वहां पर आ रही है, जा रही है। वहीं किनारे पर बैठा है एक बच्चा, a child side playing with sails, एक बच्चा बैठा हुआ वहां सेल्स के साथ में खेल रहा है। He raised his head and seemed to know me and said, कवि कहते हैं कि उसने अपना सिर ऊपर उठाया और मुझसे कहा, I hire you with nothing, मैं आपको हायर करता हूं, लेकिन बिना किसी चीज के, बिना किसी भुगतान के, कि बदले में आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको हायर करता हूं। इस प्रकार उस बच्चे का वक्तव्य सामने आया जैसे वो बच्चा उस कवि को जानता है। उस बच्चे का ये अंदाज कवि को समझा गया कि आपको कोई धन से या किसी ताकत से नहीं हायर किया जा सकता, आप अपनी इच्छाओं के ही गुलाम बन जाते हैं और किसी से हायर हो जाते हैं। वास्तविक आज़ाद जीवन अगर आपको जीना है तो आप अपनी खुशियों को स्वीकार करो, एक आज़ाद जीवन जियो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, गुलाम मत बनो। From henceforward that bargain struck in child's play made me a free man. इसी विचार के साथ में कवि कहते हैं कि ये सही सौदा उन्हें समझ में आया।
वह किसी का गुलाम नहीं बनेगा, ना राजा की ताकत के अधीन जाएगा, ना किसी धन के लालच में अपने आप को बेचेगा। वह अपने आजाद जीवन को खुद जिएगा। उस बच्चे के खेल ने उसे एक सुखद जीवन कैसा होना चाहिए का एहसास करा दिया। Now he had understood the value of the freedom in life. अब वो जीवन की आजादी को वास्तव में समझ चुके थे। Now he needed nothing else. अब उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं थी। He knew the value of life. वो जीवन की वास्तविकता को जानते थे and the value of the freedom और आजादी की वैल्यू जानते थे। So students, I hope you have understood well and enjoyed a lot. So that's all for today's class. Thank you.